अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दिन का आगाज कर चुके होंगे जनाब, बाहर आ चुकी है और पेशगोई की गई थी कि बारिश होगी, लेकिन आप देखें बारिश का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। कहीं बरसती है हल्की फुल्की और उसके बाद कुछ पता नहीं है। जो पेशगोई की गई थी दरमियाने दर्जे की बारिश की थी और अब हमें बारिश दिखाई दे रही है। शाम से कहा जा रहा है कि होगी, बादल मंडला रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो बाहर की आमद है जनाब। अभी आप देख रहे हैं कि पहनावे भी बदल चुके हैं। जो जैकेट्स और मोटी मोटी आपने तान रखी थी बाहर निकलने के लिए, वो जा चुकी हैं। लोग टी शर्ट्स में आ गए हैं, शर्ट्स में आ गए हैं। तो इस मौसम का खतरनाक हो सकती है, इसलिए इतना हल्का ना लें, महफूज रहना चाहिए शाम के टाइम में। लेकिन इसके साथ मेले सज गए हैं जनाब, और चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरू हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं और इस वक्त आप देखिए कि तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने खेलना है। इसके अलावा इंडिया जो है वो दुबई में पहुंच गई है और दुबई में भी मौसम खुशगवार है। हल्की सी बारिश हुई है जिसके बाद मौसम खुशगवार होने की वजह से इंडियन क्रिकेटर्स भी वहां बाहर निकल रहे हैं और सैर व तफरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ने तो इत्तेफाक किया है बैठकर गपशप लगाने पर। 29 साल के बाद जनाब इतना बड़ा कोई इवेंट है आईसीसी का जिसे पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, जिसकी तैयारियां हम बड़े अरसे से कर रहे थे और फाइनली आप कह लें कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और वो दिन आन पहुंचा है जब ये मेला जो है बाकायदा तौर पर सजेगा। इससे पहले इफ्तिताही तकरीब हुई, मुख्तलिफ स्टेडियम्स को सजाया गया और अब फाइनली आज वो दिन है। एक दिन गिना है हमने भी अपने शो में, एक दिन गिना है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब होने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी अब होने, स्क्वाड का क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। आज मैच है, इफ्तिताही मैच होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तानी टीम के माबैन। और अगर अली थोड़ी सी हम इसकी चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री की बात करें तो मैं ईयर्स मैं बताती हूँ कि कौन कौन से साल में जब खेली गई और किस किस के नाम रही ये चैंपियंस ट्रॉफी। 1998 से जी इसका आगाज हुआ था और साउथ अफ्रीका के पास गई थी हमारी ट्रॉफी। उसके बाद 2017 में जनाब ये हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ और पाकिस्तान ने जीता। मीनवाइल मुझे जीत से पहले जो बीच का टाइम है 1998 में वेस्ट इंडीज ने जीता था। 2002 की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान बारिश हो गई थी और वो जो फिर फाइनल दोनों को ही चैंपियन करार दे दिया गया था। इसके बाद 2004 में वेस्ट इंडीज, 2006 और 2009 में मुसलसल कैंगरूज के नाम रही जनाब ये चैंपियंस ट्रॉफी। 2013 में इंडिया और 2017 में पाकिस्तान ये चैंपियंस और आपको ये भी जानकर बहुत खुशी होगी कि पिछले 7 साल से हम लोग ही चैंपियन हैं और अब भी हम ही इंशाल्लाह चैंपियंस रहेंगे। ये जो मेला है हमारे घर में सजा है और होम ग्राउंड का एडवांटेज तो हम लेंगे। और इसके मुतालिक रिजवान ने भी जो बातें की आपने देखा ही है। रिजवान कहते हैं कि जो बाबर आजमी जो है वो ओपनिंग करेंगे। हमारे पास जो है ओपनर इस वक्त कोई मुस्तकिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद होम ग्राउंड का एडवांटेज बाबर आजम ही को उठाना चाहिए। और एक और बात इससे पहले कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो आज इफ्तिताही मैच होने वाला है उसके मुतालिक बता दें, ये जो दो टीमें ये आपस में चैंपियंस ट्रॉफी में टकराई हैं और टकराती रही हैं, लेकिन जो पिछले 3 मैचेस का मैच है उसमें न्यूजीलैंड को ही बढ़ती रही है। ट्रायंगुलर सीरीज तो एक अलग बात है ना, उसमें न्यूजीलैंड जीत गई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के जो पिछले 3 मैचेस हैं उसमें भी न्यूजीलैंड ही जीती है। तो ये मैच बहुत सेंसिटिव नाजुक मैच इस तरह से है क्योंकि पहला मैच है। चले पहले मैच में सब लोगों के पास थोड़ा सा मार्जिन होता है कि ठीक है पहले मैच में जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा जीत जाएगा। कायद में जी आलमी क्रिकेट सितारों की कहकशां आप कह लें कि उतर चुकी है और क्रिकेट लवर्स की जो धड़कनें हैं वो हमारी तरह तेज हो चुकी हैं। शहर जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और होर्डिंग से सजाया गया है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची की जदीद तर्ज पर तकमील की गई है और चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें होंगी जनाब, 4 वेन्यूज होंगे, आसाब की जंग होगी, विकेटें उड़ेंगी, चौकों और छक्कों की होगी बरसात, चैंपियंस का चैंपियन बनने की दौड़ होगी। मेगा इवेंट के लिए 6 टीमें पाकिस्तान में मौजूद हैं। भारत और बांग्लादेश, जिस तरह से अली ने बताया कि दुबई में उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया है। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में दोपहर 2 बजे शुरू होगा और इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में पहली बार पाक फजाइया के तैयारे हिस्सा लेने जा रहे हैं और फजा में फ्लाई पास्ट भी किया जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली गैर मुल्की टीमों समेत कौमी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने ये भी कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना खुशी की बात है और खुशी होती है कि जब टीम की मुश्तरका कोशिश से मैच में कामयाबी हो। टीम से तवक्कुआत रखनी चाहिए। हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कमी बेशी है वो भी दूर हो जाएगी और हम सीनियर प्लेयर हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है हमारी। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर आजम ओपन नहीं करेगा, हमारी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है।
ऐसी कोई बात नहीं हुई कि बाबर ओपन ना करे, ये कह रहे थे रिजवान। उधर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का ये कहना है कि मेरी हर मैच में कोशिश होती है कि टीम के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूं, मुझ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, माजी की बातें भुलाकर नए दिन के लिए तैयार है। 2017 से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन हमारा अज़्म वही है। पाकिस्तान में तवील अरसे के बाद ICC इवेंट हो रहा है जिस पर हर कोई खुश है। 2017 की बेहतरीन यादों में फखर की सेंचुरी, आमिर का स्पेल और मैच के आखिरी लम्हात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद 8 साल में बहुत कुछ बदला और स्क्वाड के चंद प्लेयर्स अब भी टीम में हैं। मुझ पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट हर किसी को मुत्तहिद करता है और हर कोई पाकिस्तान की फतह के लिए दुआगो होता है। और दूसरी जानिब ICC ने कैप्टन्स का एनिमेटेड वर्जन जो है वो जारी कर दिया है और उस प्रोमो में कैप्टन्स का फेवरेट शॉट भी दिखाया गया है जो आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बड़ा ही क्यूट सा ये एनिमेटेड वर्जन है जो जारी किया गया है। ऐसी चीजें जो AI के इस्तेमाल से अब शामिल की जाने लगी है, देखिए अब हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का भी इसी तरह से हिस्सा है। स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अवैस आप बताइएगा कि ये AI एनिमेटेड जो आप दिखाई दे रही है एनिमेशन कैसी लग रही है आपको? देखिए, अपना अगर आप पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो आपको पता है कि एक ख्वाब है पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इवेंट इतने अरसे के बाद आना। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो एक हक था, ICC ने बहुत अरसे पाकिस्तान से दूर भी रखा है। आपको पता है जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही थी बहुत से मामला चल रहे थे कि होगी नहीं होगी, क्या होगा, इंडिया आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये बेस्ट पॉसिबल था जो पाकिस्तान कर सकता था। कहीं ना कहीं शायद हमें भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि इंडिया की उस मार्केट में स्टेक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बेस्ट चीज थी जो पाकिस्तान ने किया है। और जितने कम टाइम के अंदर स्टेडियम्स ने रेनोवेट किए थे, मुझे याद है कि मैं ICC के चेयरमैन को भी उस दिन सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड ही है, जितने कम टाइम के ऊपर कहते हैं हमें यकीन नहीं था कि इतने कम टाइम के ऊपर स्टेडियम उनसे रेनोवेट होंगे। मैं जरूर इसमें हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा जो मजदूर थे खास करके जिन्होंने पूरा दिन रात लगा के इन स्टेडियम्स को जो है वो तामीर किया। हमारा जो ख्वाब था उसको पूरा किया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, मुझे पता है पाकिस्तान टीम, मैंने कहा ना कि तनकीद आप कर नहीं सकते क्योंकि इनका पता कोई नहीं होता। ये ऐसा आपको बाउंस बैक जवाब देते हैं कि आप बिल्कुल खामोश हो जाते हो कि यार अगले दिन क्या करें। स्क्वाड में मुझे पता है कुछ तब्दीली जरूर की गई थी, डिस्टर्बेंस आपको स्क्वाड में नजर आती है, लेकिन यही टीम है, इसी को बैकअप करना है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, अगर मैं बड़े टूर्नामेंट्स की बात करूं न्यूजीलैंड के खिलाफ एज सच को अच्छा नहीं, इंप्रेसिव। अल्लाह करे कि उस ट्रैक रिकॉर्ड को आज हम चेंज करें। आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी मैचेस खेले तो आपको आइडिया है, उनको भी हमारा आइडिया है, उनको आपको भी उनका आइडिया कि उनकी टीम किस तरीके से आपके खिलाफ खेलेगी और इस विकेट के ऊपर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेरा कंसर्न आज भी थोड़ा सा आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर स्पिन बॉलिंग का, क्योंकि पाकिस्तान का जो इशू रहा है मिडिल ऑर्डर के अंदर वो है विकेट टेकिंग एबिलिटी का। आपके स्पिनर्स क्योंकि वहां पर डोमिनेट नहीं करते, आपके जो बॉलर्स हैं स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास एटलीस्ट 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होने चाहिए थे यहाँ पर। लेकिन जो स्क्वाड आपको लग रहा है कि खुशदिल शाह और आगा सलमान पे ज्यादा हम रिलाई करेंगे। दैट मींस कि आपके जो अटैक बॉलर्स हैं, जो हंट इन पेयर्स की बात होती है, उन पे बहुत ज्यादा दारोमदार होगा कि वो पाकिस्तान को किस तरीके का ब्रेक थ्रू देते हैं। क्योंकि केन विलियमसन की बात कर लें, आप मिचेल की बात कर लें, केन विलियमसन स्पेसिफिकली एक बहुत अच्छे टाइम पे मैं कहता हूं वो वापस फॉर्म के अंदर आपको नजर आए जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया। यहाँ पर मिचेल की बात करें, उनको भी जिस तरीके से स्कोर हो रहा था। और पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं वो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है। यहाँ पर 5.5-6 की एवरेज से स्कोर होता है। ये तो विकेट्स ही टोटल बेल्टर है। पाकिस्तान को जेन में टॉस बड़ा मैटर करेगा क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल जो है प्ले करेगा। टॉस पर हम अभी आते हैं, जरा सलीम खालिक साहब की भी टेक लेते हैं। सलीम खालिक साहब, 29 साल के बाद हम होस्ट कर रहे हैं और जो एक्साइटमेंट का लेवल है हमारा पूरी कौम का, जिस तरीके से हमने एक एक दिन गिना है कि आज इवेंट में इतने दिन बाकी, अब इतने दिन बाकी, फाइनली आज वो दिन आ गया है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे शुरू में आपने कहा था ना बाहर आ गई, तो ये क्रिकेट की बाहर आ गई समझे। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर। और आपने पढ़ा होगा कि टिकट्स बहुत पहले फरोख्त हो चुके थे और अब भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि टिकट कहीं से हासिल करें। और जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं उन लोगों की चांदी हो गई है, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप मुख्तलिफ, वहां पर यही बात चल रही होती है कि इतने का टिकट, इतने का। तो इससे अंदाजा होता है कि जो इतने बरसों बाद हमारे यहाँ 1996 के बाद पे ICC इवेंट हो रहा है उसके लिए लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है। स्टेडियम बहुत जबरदस्त सजा दिया है और ICC के पास जब से आया तो उन्होंने वॉलपेपर वगैरह लगा दिए। बिल्कुल ही एक नया लुक आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के जगह जगह लोगो लगे हुए हैं। और अब मतलब अब एक माहौल बन चुका है कि एक इंटरनेशनल इवेंट वाला। जब मैं कल जैसे स्टेडियम में गया था, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था, तो मैंने वहां पर देखा कि जबरदस्त एक लुक आ चुका है। और
पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जिस तरह हमें 2 मैचेस अभी ट्रायंगुलर सीरीज में न्यूजीलैंड ने हराए, तो थोड़ा सा एक न्यूजीलैंड को अपर हैंड है। और चैंपियंस ट्रॉफी में 3 ही मैच हुए हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड, तीनों न्यूजीलैंड ने जीते। लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो पाकिस्तान टीम कभी कभी बिल्कुल एक गैर मुतवक्के तौर पर नए रूप में नजर आती है, और उसके बारे में यही कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल है। तो होपफुली आज भी वही दिन हो जब हमारी टीम जबरदस्त रूप में नजर आए और न्यूजीलैंड को बिल्कुल आउट क्लास करे। और क्या पता कि बाबर आजम का आज दिन हो और बाबर आजम की सेंचुरी हमें देखने को मिले, या क्या पता शाहीन अफरीदी का दिन हो और वो 5 विकेट लेके हमें जितवा दे। सिर्फ बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी का दिन नहीं होना चाहिए, पूरी क्रिकेट टीम का दिन होना चाहिए। हमें जीत से जो है ज्यादा मतलब है, बाबर आजम की सेंचुरियां होती रहेंगी साथ साथ। तो अब ऐसा आप बताइएगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है तो जीतने का भी चांस बढ़ जाता है। चले ये तो बेहतर होगा अगर ऐसा हो जाए तो अवैस आप बताइएगा कि इस वक्त जो आईसीसी का इवेंट 29 साल के बाद पाकिस्तान में हो रहा है, तो आईसीसी भी ज्यादा दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे रही है या फिर हमें ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे होम ग्राउंड पर हो रही है? नहीं, देखिए आईसीसी जिस तरीके से मैंने आपको कहा ना कि आईसीसी खुद एक हक्का बक्का था जब स्टेडियम्स रेनोवेट हो रहे थे, जब आपने हैंड ओवर करना था आईसीसी को कि यार इतने कम टाइम के अंदर हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि आप स्टेडियम्स कौन सा है, आप देखें नहीं होता है कि आप प्रॉपर स्टेडियम जो कदाफी है खास करके आपने डेमोलिश करके आपने नया बनाया। लिटरली चैलेंजिंग पोजीशन थी, आसान नहीं था। आपने जो आईसीसी को डेडलाइन लेके और आपने एक टारगेट लिया और आपने पूरा करके दिखाया। वो बहुत खुश आपकी चीजों से लग रहे थे, जो प्रिपरेशंस थी आपकी यहाँ पर, चाहे वो सिक्योरिटी की बात करें चाहे जितनी भी अरेंजमेंट्स किए, तो वो खुश आपसे लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था काफी खुश लग रहे थे वहां पर। जो अभी इवेंट भी बल्कि हुआ है तो पॉजिटिविटी थी। हाँ जरूर कल क्योंकि मैं खुद बैठा हुआ था तो उनको थोड़ी सी आग लगी हुई थी इस मामले पे आज भी कि जी ये फ्लाई पास क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। भाई हमारा अपना इवेंट है, हम जो दिल खरे करवाएं। आप लोगों को पता नहीं किस चीज का मसला है। आप लोगों की टीम वहां पर गई है तो किसी ने इस्तकबाल नहीं किया, और मेरा कसूर तो नहीं था कि आपकी टीम इंडिया वाली दुबई क्यों गई है, वहां पर किसी ने इस्तकबाल नहीं किया। लेकिन एक बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, हम सब लोग तैयार हैं इसके लिए। अल्लाह करे रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाओ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ओपनर है और आपकी कोशिश होती है कि ओपनिंग मैच के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जो आज मैच जीतेगा ऑब्वियसली उसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है ग्रुप के अंदर जाके। तो पाकिस्तान जरूर नजर, लेकिन रिक्वेस्ट है कराची क्राउड से, शिकायत नहीं है, बड़ी तादाद में आए, क्योंकि कराची से हमेशा शिकायत रहती है लोगों को। आज मौका नहीं देना कराची वालों ने शिकायत का किसी भी तरह से जनाब, क्योंकि बाबर आजम भी और हमारे दीगर प्लेयर्स भी कह चुके हैं कराची वाले मैच देखने नहीं आते। तो आज आपने स्टेडियम भर देने हैं, जैसे सलीम खालिद साहब बता ही रहे हैं। टिकट्स तो हाथों हाथ फरोख हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी ब्लैक में कहीं ना कहीं बिक रहे हैं टिकट्स। सलीम खालिद साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की और ओवैस ने भी यही कहा कि बज़ाहिर तो न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो भारी है चैंपियंस, और आपने भी जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि अब हमें भी समझ आ गई है कि उनके प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उनको हमारी समझ आ गई है? तो आज जरा बेहतर तरीके से हम जज करके अपनी परफॉर्मेंस में अपनी स्ट्रेटजी अगर लगाएं तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर भी सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैचेस तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 2023 के बाद से गालिबन सबसे ज्यादा मैच इन दोनों के हुए हैं, वनडे मैचेस। न्यूजीलैंड की टीम फ्रीक्वेंटली यहाँ आई है और वैसे भी हम लोग खेल रहे हैं, एक दूसरे का पता है कि क्या खूबियां खामियां है। अभी ये कि मैदान में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मेन चीज ये है। पता तो सबको होता है कि भाई ये इसकी ये खामी है, इसकी है, इसको ऐसे आउट करेंगे, इसको वैसे करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते फिर वो चीजें। तो होपफुली आज के दिन गलतियां नहीं दोहराई जाए, ओपनर अच्छा परफॉर्म करे, बाबर आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर जिस तरह हमने बॉलिंग देखा कि डेथ ओवर में हमारी बॉलिंग बड़ी खराब हो जाती है और बड़े मजे से हरीफ बैट्समैन जो है उनको पिटाई लगाते हैं, तो ये एक मसला हल हो। मिडिल ऑर्डर में हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो हल हो, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि जो तनकीद हुई है बाबर से ओपन कराने पे, बहुत सारे जो हमारे साबिक प्लेयर्स उन्होंने भी की और वो क्रिकेट भी कर रहे थे, तो उसके बावजूद फिर ये जो फैसला है रिजवान का, जो अभी उन्होंने कहा भी कि ऐसा कोई बात नहीं हुई कि बाबर से ओपन ना कराया जाए, तो ये डिसीजन सही होगा? तो फिर किससे ओपनिंग कराएंगे? यहाँ तो एक ही तो स्पेशलिस्ट ओपन लिया फखर जमान को, तो बाबर से ही कराना है, या फिर सऊद को, तो सऊद के मुकाबले में तो बाबर ही कर रहे हैं। लेकिन अब इन चीजों का वक्त गुजर गया, अब एक्शन का टाइम है, अब मैच हो रहा है। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैच यही है। जो टीम हारेगी 50% समझे वो बाहर होगी, क्योंकि अगला मैच उसका इंडिया के साथ होगा और वो स्ट्रॉन्ग मैच होगा। बांग्लादेश तो बेचारे किसी से भी हार जाते हैं और अभी उनकी आजकल फॉर्म भी बड़ी खराब चल रही है। तो आज का मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि 50%
सेमीफाइनल में कदम रख देगी जो टीम आज का मैच जीतेगी। और ये तो आज के मैच, सलीम साहब, आज के मैच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी है और वो है आज का टॉस, क्योंकि जो हमने ट्रायंगुलर सीरीज में देखा है वो ये कि जो चेस करने जाती है टीम वो जीत जाती है। तो आपको लगता है अवैस टॉस करके हमें फील्डिंग का फैसला करना चाहिए या फिर पिचेस जो है अब बैटिंग के लिए ज्यादा मौजूद है और हमें तेज स्कोर करने के लिए पहले बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, टॉस मेरे लिए बड़ा मैटर करेगा क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अगर थोड़ा सा पाकिस्तान की अगर आप बात करें, क्योंकि विकेट्स जो आईसीसी ने बनाई है जितने भी तक मैचेस हुए हैं, तो आपको नजर आया कि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। यहाँ पर 300 की बात करूं, 350 जाके 350, 350 आपका डिफेंडेबल टोटल है। यहाँ पर शायद 300 भी करें अगर आप बॉलिंग बहुत एक्सेप्शनल करवाते हैं, लेकिन जो ड्यू फैक्टर है वो रोल प्ले करेगा। दूसरी इनिंग्स में आपको पता है बॉल जो सा वो ग्रिप नहीं होता, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है। और पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देख लूं तो हम लोग बहुत अच्छे चेजर नहीं जाने जाते। बहुत वंस इन मैं कहता हूँ ब्लू मून की आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर देती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं चेजर अच्छे नहीं जाने जाते। और अगर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर की भी बात करें तो मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, देखिए आपको ओपन तो बाबर ने ही करना है। पिछले मैच के अंदर बाबर आजम थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आपको नजर आया, 30-32 उन्होंने किया, लेकिन जब बॉल मिडल हो रहा था लग रहा था कि यार थोड़ा सा रिलैक्स सा पोजीशन में आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे हैं। आपकी जो मेन पोजीशन है वो है वन डाउन पोजीशन, जहां पर आप साउथ शकील के साथ जाते हो, कामरान गुलाम के साथ जाते हो, क्योंकि वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। वन डाउन पोजीशन दुनिया के अंदर एक बैकबोन की पोजीशन रखती है और उसने ऊपर भी खेलना है, नीचे मिडिल ऑर्डर को भी साथ लेके चलना है। फिर मिडिल ऑर्डर की आप बात करें, वो पूरी की पूरी मैच की प्लेसमेंट आपको बना के देता है। तो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन पाकिस्तान के लिए बैटिंग ऑर्डर का भी है कि मिडिल ऑर्डर किस तरीके से लेके चलता है। रिजवान है, आगा सलमान है, फिर यहाँ पर अब बात हो रही है कि क्या तैयब ताहिर को टीम के अंदर डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा। तैयब ताहिर का थोड़ा सा बात करना चाहूं, स्पिन के आगे बहुत से लोग शायद उसको रेट ना करते हो। अगर आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी देखें तो बहुत क्विक आपको रनर नजर आता है। स्पिन के खिलाफ बहुत तगड़ा है वो, डोमेस्टिक के अंदर लिटरली लड़के डरते हैं उसको गेंद करवाते हुए, क्योंकि स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा है और खास करके अपनी होम कंडीशंस में वो बड़े ट्रम्प कार्ड प्ले कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान है, फखर जमान हो जाए चाहे बाबर हो जाए, आज उनसे तवक्को है कि यार अच्छी इनिंग्स का आगाज करें। पाकिस्तान ने एक अच्छा रिकॉर्ड भी बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो अरसे के बाद पता नहीं 3 या 4 साल के बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर 90 स्कोर किया, वरना आपको पता है हमारी जल्दी कहीं ना कहीं कोलैप्स होती है इनिंग्स। तो अल्लाह करे कि आपका जो पावर प्ले है वो अच्छा निकले, आप एक प्लेसमेंट बनाएं मिडिल ऑर्डर के लिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो ज़हन में कम से कम आपको 350 रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ जाते हैं, न्यूजीलैंड डेंजरस साइड है, वनडे की लिटरली बहुत तगड़ी साइड है, ये आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और सलीम खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि टॉस जीतकर क्या फैसला पाकिस्तानी टीम को करना चाहिए और आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी आज अपनाई जाएगी? कौन सा जो पेयर है वो खिलाया जाएगा? कोई ट्रम्प कार्ड लगता है कि है पाकिस्तानी टीम में भी आज जो चलेगा और फिर हम जीत जाएंगे? ऑन पेपर तो देखें बहुत सारे ट्रम्प कार्ड है, फखर है, बाबर है, शाहीन है, रिजवान है, इवन सलमान अली आगा। हाँ, मैं ऑन पेपर कह रहा हूँ आपको। अब ऑन ग्राउंड कौन चल पाता है ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये देखना पड़ेगा हमें। लेकिन उन सब में सलाहियत है कि अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से भी पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह अभी ओवैस कह रहे थे कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, अभी ट्रायंगुलर सीरीज में हमें आइडिया हुआ, चाहे वो लाहौर हो चाहे कराची, यहाँ की जो पिचेस हैं वो ऐसी हैं कि 300 रन जो है बिल्कुल नॉर्मल स्कोर इसमें है। तो अब पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो 300 प्लस पे जाना पड़ेगा। पुरानी वाले रिवायती क्रिकेट भूल जाएंगे, 260 270 करके जीत ले, 300 तो मिनिमम आपको करने पड़ेंगे। और अगर चेस करने का टाइम आया तो फिर टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में ऐसा नहीं हो सकता कि नीचे से आके सलमान और रिजवान सेंचुरियां करके एक रिकॉर्ड हदफ अबूर करा दे। कभी कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। वो भी अवैस भी यही बात कर रहे हैं कि वंस इन अ ब्लू मून ही होता है जो चेज कर जाए, कोई जोड़ी चल जाए, जिस तरह से रिजवान की जोड़ी चली थी। तो अवैस आप बताइएगा कि 2017 में जो कुछ था आज बहुत कुछ तब्दील है उससे। बाबर आजम का ये स्टेटमेंट है अभी, आपको क्या लगता है 2017 में हमारे पास क्या था जो अब हमारे पास नहीं है, या उस वक्त जो नहीं था अब हमारे पास है? यार देखिए, 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था, आपको याद है जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 2017 में, तो आपका स्क्वाड थोड़ा सा मैं कहता हूं कि बड़ी परफॉर्मेंस आपकी कोई ऐसा एक्सेप्शनल नहीं थी। आपने बीच में जाके जो इंसान एक रिदम पकड़ा था, और पाकिस्तान टीम का हमेशा जाना जाता है कि जब वो रिदम पकड़ती है, स्टार्ट शायद हमारा इतना अच्छा ना होता बड़े टूर्नामेंट्स में आप देख लें पाकिस्तान का, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुदा का करना हो, बारिश हो जाए, जो भी मामला हो, जब आप रिदम पकड़ते हो तो इससे डेंजरस साइड नहीं है पाकिस्तान से, ये पूरी दुनिया कहती है। फर्क ये था कि अगर
उस टीम की बात करूं, एक तो था वो इंग्लैंड कंडीशंस के अंदर जो कि टेलर मेड थी फास्ट बॉलर्स के लिए। वहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए आपको पता है सीम भी बॉल होता है, स्विंग भी होता है। मोहम्मद आमिर अपने पीक पे थे, जुनैद खान की आप बात करें वो बड़ा तगड़ा आपके पास एक बॉलर मौजूद था पाकिस्तान की। फिर मैं सरफराज अहमद की कप्तानी को हमेशा रेट करता हुआ है, उनको अगर टीम से ड्रॉप भी किया था तो आपको पता है उनकी बैटिंग इनकंसिस्टेंसी की वजह से ड्रॉप किया गया था, क्योंकि ऐसा कैप्टन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वरना कप्तानी उनकी जो थी वो बड़ी एक्सेप्शनल थी उस पूरे टूर्नामेंट की बात करें। फखर जमान एक ट्रम्प कार्ड था, आपको याद हो, नो बॉल अगर ना होती अगर तो अनफॉर्चुनेटली आपका जवाब होता, लेकिन जिस तरीके से फिर फखर ने अपना फेंटा लगाया था, इसलिए कल भी अगर आप किसी इंडियन अगर वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, तो उनका जो वीलॉग अभी चल रहा है उसके अंदर भी आप देखें तो वो यही बात कर रहे हैं कि फखर जमान एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के लिए, वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। क्योंकि चाहे वो इंडिया के खिलाफ दुबई स्पोर्ट्स सिटी में आपको पता है फखर जमान का एक वन ऑफ द फेवरेट वेन्यू है। बेशक वो T20 के अंदर आपने इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन वो वेन्यू बड़ा मजे का है फखर जमान के लिए। फखर जमान का जो वर्सेस स्पिन बॉलिंग जो एक काउंटर अटैक है वो बड़ा तगड़ा होता है फखर का, तो इसलिए सबकी नजरें कि फखर किस तरीके से आपको जो उनसे स्टार्ट देते हैं। वो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी 17 की बात करें तो आपको पता है सिर्फ 2 ही प्लेयर्स इस टीम के अंदर आपको नजर आते हैं, फखर जमान और बाबर आजम। उसके अलावा तो सारे के सारे प्लेयर्स या तो ड्रॉप आउट हैं या ज्यादा रिटायर हो चुके हैं। माद वसीम सब की बात मैं करूं तो इस टीम के अंदर भी स्पार्क है। सिर्फ मसला मेरा क्या था, सिर्फ शिकायत ये थी कि यार एटलीस्ट आप, चाहे वो खुशदिल था, चले खुशदिल को तो आपने बहुत चांसेस दिए, फहीम की बात कर लूं या बात करूं मैं उस्मान खान की बात करूं, तो यार एटलीस्ट आप उनको ट्राई नेशन सीरीज में गो देते, आपको समझ में आ जाती कि यार ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करा तो हम इसको इस कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। बाबर आजम बहुत तगड़ा बैट्समैन है, सब बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन बाबर आजम की जो एवरेज है 60 या 61 की, जो विराट कोहली के साथ है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एवरेजेस है, वो वन डाउन पोजीशन पे है, ओपनिंग डिपार्टमेंट पे नहीं है। T20 एक ओपनिंग करना अलग है, वनडे ओपनिंग करना अलग है। इसलिए था कि यार एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन आ जाती कि उस्मान खान को अगर आप ट्राई नेशन में ट्राई करते कि यार अगर बाबर नहीं काम कर रहा, अगर जोड़ी नहीं काम करती तो उस्मान खान डाल देते। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान में शायद फ्लॉ नजर आया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी है। अच्छा क्विकली जरा जाते जाते वैस प्रिडिक्ट तो करें क्या आज के मैच में कौन जीत रहा है, आपके ख्याल में कौन हार रहा है, जरा हम चाहेंगे आप अभी बता दें। देखिए जीत तो मुझे चाहूंगा मेरा मुल्क ही जीते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। फिर पाकिस्तान मैंने कहा ना कि जब वो जख्मी शेर होता है, पिछले मैच में जिस तरीके से फेंटा लगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, हाँ हम ये नोट कर रहे हैं, अब ये नोट करेंगे हम कि क्या क्या डेली प्रिडिक्ट हो रहा है और उसके बाद क्या क्या हो रहा है। जी सलीम खालिद साहब, मतलब ये कि जाहिर है अपनी टीम को ही सब बोलेंगे ना, फिर आप नोट करेंगे और फिर बाद में बोलेंगे देखें आपने ऐसा कहा था ऐसा नहीं, अपनी टीम देखें हम नोट और सपोर्ट दोनों करेंगे। पाकिस्तान हमेशा फर्स्ट और इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा आगाज लेगी और फिर इंडिया को हरा के सेमीफाइनल में भी पहुंचेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस और सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के मैच के बारे से हम डिस्कस कर रहे थे जी, इतना बड़ा मेला सजने वाला। अली आप कुछ बताएंगे कि आज के मैच जो शायकीन देखने जा रहे हैं वो क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली अपने साथ ना लेके जाएं? आपने पावर बैंक नहीं लेके जाना, हैंड्स फ्री, एयरपोर्ट और फूड किसी किस्म का आप पान सुपारी नहीं लेकर जा सकते हैं, ये सब चीजें ममनू हैं। आप ये लेकर स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते। स्टेडियम के अंदर मौजूद है चीजें जो आप खरीद सकते हैं, उससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। 3 घंटे पहले आप जाइएगा ताकि रश वगैरह की, क्योंकि आपने वो ट्रैफिक प्लान को भी फॉलो करना है और ट्रैफिक प्लान की वजह से आपको पता है सड़कें ब्लॉक होती हैं, तो अगर आपका प्लान है तो जल्दी घर से निकलें। एनिमेटेड वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं क्योंकि बहुत ही दिलचस्प है, बहुत एक्साइटिंग है। ये AI जो है उसको इस्तेमाल करके कप्तानों की एनिमेटेड वीडियो बनाई गई है और इसका जैसे कि हमने जिक्र भी किया था पहले, अभी भी आप देख सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है कि जो AI है उसका इस्तेमाल अब चैंपियंस ट्रॉफी और स्पोर्ट्स के इवेंट्स में भी होने लगा है। ये बहुत दिलचस्प है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं टीम इन्विजन की, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कराची के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट होनहार तलबा पर मुश्तमिल है। ये टीम पिछले 15 सालों से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है और कई आलमी अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी है। रवां साल कतर के मारूफ लोसेल इंटरनेशनल सर्किट दोहा में मुनक्किद होने वाले शेल इको मैराथन एशिया 2025 में टीम इन्विजन ने बाजी मार ली है और टीम ने अर्बन और प्रोटोटाइप कैटेगरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। 61 बैनुल-अक़वामी टीमों के दरमियान पाकिस्तान को नुमाया मकाम दिलाया है और टीम इन्विजन ने कम्युनिकेशन अवार्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि टीम ने अर्बन कैटेगरी में टॉप 10 बेहतरीन टीमों में भी जगह बना ली है। मजीदी मुकाबले किस नौयत के होते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं
टीम इन्विजन के मैच। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है जी सफ़ा मिर्ज़ा, मोहम्मद अम्मार और हमारे साथ अरसलान अमजद भी मौजूद होंगे। इन्हीं तीनों टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं से बात करके जानते हैं कि ये बेसिकली कंपटीशन क्या था और इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप बारी बारी अपना इंट्रो दें और अपना रोल बताएं अपनी इस टीम में, और फिर उसके बाद हम इवेंट पे बात करते हैं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। मैं टीम इन्विजन में तकरीबन 2 साल से हूँ और मैं मैकेनिकल मेंबर हूँ। मैंने गाड़ी की डिज़ाइनिंग, चेसी और बॉडी डिज़ाइनिंग में काम किया है। फैब्रिकेशन में मैंने इसमें पार्ट लिया है। ओके, और सफ़ा? मेरा नाम सफ़ा मिर्ज़ा, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ और हम लोगों ने गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल साइड से काम होता है, मोटर कंट्रोलर, लो वोल्टेज साइड वायरिंग, बैटरी की मेकिंग एंड एवरीथिंग, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मेरा नाम अरसलान है और मैं भी अभी मुझे 1 साल हुआ है टीम में, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी चेसी और बॉडी की डिज़ाइनिंग और फैब्रिकेशन में काम किया है। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। तो अम्मार, आपसे शुरू करते हैं कि आपको कम्युनिकेशन अवार्ड मिला है पूरी टीम को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बताइएगा कि कम्युनिकेशन अवार्ड हासिल करने में आपको कितनी तगोदो लगी, कितना अरसा लगा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, और बताया जा रहा है कि 15 साल से आप मुख्तलिफ कामों में हिस्सा ले रहे थे और डिजिटली प्रेजेंट थे। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी काविश बुरोकार आई है? कम्युनिकेशन अवार्ड बेसिकली इस बेसिस में मिलता है कि आप कितना डिजिटली प्रेजेंट हैं, अपने आप को कितना सामने रखना है डिजिटली इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी। इसका ये होता है, जैसे हम लोग जो गाड़ियाँ बनाते हैं वो बेसिकली हाई एफिशिएंसी कार्स होती हैं, एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कार्स होती हैं, तो इसी को हमने डिजिटली प्रेजेंट करना होता है। इसका मतलब ये है कि जब से डिज़ाइनिंग शुरू होती है आपको इंस्टा पे, लिंक्डइन, ये ट्विटर, ये सारी चीज़ों पे आपको प्रेजेंट होना होता है। और इसके साथ साथ फिर हमने इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल दिखाने के लिए हमने फिर बीच क्लीनिंग ड्राइव्स भी किए हैं, हमने स्कूल में जाके प्लांटेशन ड्राइव्स भी किए हैं, बच्चों के साथ भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स शेयर किए हैं। ये सारी चीज़ें इट्स ऑल टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कम्युनिकेशन अवार्ड। तो जैसे 4-5 महीने जो हमारे होते हैं गाड़ी के बनने के, हम इसमें लगे थे। ये काम लिटरली पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एंड पे आके सारी रील्स बने, वीडियोस बने, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने, तो शुरू से हो रहा होता है ये। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा सफ़ा, आप बताएं कि कितनी कंट्रीज़ की कितनी टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए यहाँ पार्टिसिपेट करना और जीतना? अच्छा, तो वहाँ पे 61 डिफरेंट टीम्स आई हुई थी फ्रॉम 16 कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया। देयर वर अदर टीम्स एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि इट्स लाइक इवन तो हम इसमें जाते रहे, बट 2019 के बाद जब कोविड टाइम्स आए थे तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, बिकॉज ऑब्वियसली फंड्स का इशू था एंड एवरीथिंग, तो हम बहुत टाइम तक के लिए जा नहीं सके थे। तो अभी 6 साल बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हम गए और हमने ना सिर्फ गए, हम वहाँ से एक अवार्ड जीत के आए। तो it was very fulfilling and a very big achievement for all of us. राइट, तो अरसलान, आप बताइएगा आपने प्रोजेक्ट के मुतालिक, इस प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत लगी है, आपको कितना अरसा लगा इसे बनाने में? तो हमें ये वाली गाड़ियाँ बनाने में टोटल 4 महीने लगे हैं। हम पहले दिन से ही डिज़ाइनिंग हमने स्टार्ट कर दी थी कि हमने एक चीज़ डिज़ाइन की, फिर उसके बेसिस पे दूसरी चीज़ डिज़ाइन की, फिर अगर वो चीज़ हमारा जो एम था वो रीच नहीं कर रही थी तो हमने वो चीज़ वापस से नई तरीके से डिज़ाइन की। हमने ऐसे बहुत दफ़ा किया, फिर एक फ़ाइनल डिज़ाइन हमारे पास आया। अब जब वो डिज़ाइन आ गया तो उसके बाद हमने फैब्रिकेशन स्टार्ट की। हम मार्केट में गए, हमें वहाँ से जो सामान मिला हमारे प्रोजेक्ट का, उसके हिसाब से हम आए और हमने अपनी गाड़ी फैब्रिकेट की पूरी। पहले चेसी बनाई, फिर बॉडी और उसके अंदर बाकी की जो भी चीज़ें आती है वो सब। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा अमार, आप ये बताइएगा कि ये जो अर्बन और प्रोटोटाइप कैटेगरीज हैं, इनमें फ़र्क क्या है? अच्छा, अर्बन कैटेगरी जो होती है वो थोड़ी कन्वेंशनल टाइप गाड़ी होती है, जैसे रोड पे चल रही होती हैं। आजकल जो हमारी 4 व्हीलर्स कार जो होती हैं वो अर्बन कैटेगरी में आती हैं। जो वो गाड़ियाँ जो शहर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो गाड़ियाँ जो एक शहर की गाड़ियों को रिजेंबल करती है। प्रोटोटाइप ऑन द अदर हैंड अनकन्वेंशनल इस सेंस में होती है कि हमारा टारगेट जो होता है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी पॉसिबल होता है, हाईएस्ट एवरेज पॉसिबल। तो उसके लिए ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल गाड़ी को रिजेंबल नहीं करती। जैसे अगर हमारी गाड़ी देखी हो तो वो एक
ऐसी गाड़ी है बिल्कुल टीयर ड्रॉप शेप में, वो इसलिए है ताकि एरो ड्रैग हम उससे सबसे कम से कम करें। उससे ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये होता है कि ड्राइवर की पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती है उसमें। राइट तो सफ़ा ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूट का कितना किरदार है? नस्ट को काफ़ी फ्लेक्स करते हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और हम देखते हैं कि उनके स्टूडेंट्स बाहर निकल कर बहुत काम कर रहे हैं। आप लोग भी माशाल्लाह से अब अवार्ड जीत रहे हैं, तो कितना असर रखता है इंस्टीट्यूट? देखिए ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी ना दे, आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड ना करे, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें काम करने के लिए एक गैराज प्रोवाइड किया हुआ है, एक ऑफिस दिया हुआ है, एंड टू टेक केयर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड एवरीथिंग, दैट्स अ बिग थिंग। एंड इन इटसेल्फ नस्ट का हमारे साथ नाम जुड़ना, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। लाइक अगर हम अपने ओन पे जाएँ तो हम शायद इतने ना पहचाने जाएं, लेकिन हम नस्ट की टीम होते हैं तो दैट नाम इन इटसेल्फ काउंट्स। ओके ज़बरदस्त। अच्छा अरसलान, आप बताएं कि डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया है, और आपने जिस तरह से सफ़ा स्टार्ट में बता रही थी कि ये जो टीम है ये फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज़ में। एक टीम जो है वो मार्केटिंग और स्पॉन्सर्स वगैरह को देखती है, और दूसरी फिर ये जो डिज़ाइनिंग है और इस सारे काम में पार्टिसिपेट करती है। तो कितना ज़्यादा मुश्किल होता है अपने इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स लेना और उसके बाद फिर उनको लेके आगे चलना? तो होता ये कि अभी हम प्रोजेक्ट जब बनाते हैं गाड़ियों का, तो जाहिर बात है उसमें फंड्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। तो मार्केटिंग टीम जो होती है वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाती है कि हम किसी तरीके से स्पॉन्सर्स लेके आएँ और हमारे पास फंड्स आ जाएं। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि लोग जो होते हैं वो कॉन्सर्ट वगैरह ज़्यादा उनमें फ़ंड्स देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम होते हैं तैयार, क्योंकि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे आए तो हम वो अवेयरनेस भी फैला रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम आगे लेके जा रहे हैं इंटरनेशनली, ताकि हमें और भी सपोर्ट मिले लोगों से। राइट तो अरसलान जिस तरह कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है, अमार आप लोगों का कोई प्लान था पहले से अवेयरनेस फैलाने का, जिसकी वजह से आपका फुटप्रिंट डिजिटली इतना अवेलेबल था और इतना पसंद आया कि आपको कम्युनिकेशन अवार्ड ही दे दिया गया? अच्छा, मैं जैसे कि पहले कहा था, हम जैसी डिज़ाइनिंग शुरू होती है ना उसी को हम डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं बेसिकली। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन को फिर एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो हम स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, फिर मुख्तलिफ ड्राइव्स वगैरह करते हैं। इंस्टाग्राम में फिर हमने अपना अकाउंट अच्छा खासा ग्रो कर लिया है। इन सबको अकाउंट इट्स ऑल टेकन इनटू अकाउंट। फिर इसी के बेसिस पे हमें कम्युनिकेशन अवार्ड मिला था। ठीक है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अम्मार, सफ़ा मिर्ज़ा और अरसलान अमजद हमारे साथ मौजूद थे। ये नस्ट के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कारनामा है और इन्हें इसी तरह से सपोर्ट भी मिलनी चाहिए जिस तरीके से हमने एक्सप्रेसो प्लेटफॉर्म पे इनको आज मदऊ किया है और इनकी जो कारकर्दगी है और इनका जो अवार्ड है उसे हाईलाइट किया है। तो इसी तरह हर यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उनके प्रोजेक्ट्स में, ताकि वो इस तरह से मुल्क का नाम भी रोशन कर सके। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब हम बात करने लगे हैं, मेरे लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, स्किन का मसला, जो कि हर वेदर चेंज के साथ ना कोई डिजीज़ लेके उठ ही जाता है। जो मौसम की तब्दीली है वो ना सिर्फ इंसान के रवैये और बर्ताव पर असरअंदाज होती है, जिस्मानी तौर पर भी उसका गहरा असर होता है। और मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो, मौसम के लिहाज से जो मुख्तलिफ जल्दी बीमारियाँ हैं वो आती जाती रहती हैं। लेकिन गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ जो स्किन के मसाइल हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर पर तेज़ धूप और फिर बार बार आने वाले पसीने की वजह से परेशानी जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आखिर मौसम गर्मा में ये जो स्किन डिजीज़ हैं ये बढ़ क्यों जाती हैं, और जब खासतौर पर वेदर चेंज हो रहा होता है उसमें क्यों बढ़ जाती हैं, जैसे सर्दी से गर्मी आ रही होती है या गर्मी से सर्दी आ रही होती है। तो आज हम जानेंगे कि जी वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सर्दी के ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाती हैं और गर्मी के शुरू होते ही सर उठा लेती हैं। और हम बात करेंगे कि गर्मियों में अपनी स्किन की जो है वो हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं और इस तरह की बीमारियों से कैसे आप खुद को बचा सकते हैं, और अपनी स्किन को फ्रेश और खूबसूरत रखने के लिए कौन कौन सी डाइट आप ले सकते हैं, इस पर हम बिल्कुल डॉक्टर कमल जवाद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अमराज जिल्द हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिल्द को ताज़ा रखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है गर्मियों में खासकर, क्योंकि अक्सर जिल्द पर ड्राइनेस गर्मियों में भी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, तो आप लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि अब सर्दी फाइनली चली गई है और गर्मी आ रही है।
चले ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज कुछ कुछ सर्दियों के असरात हैं, कुछ कुछ गर्मियों के असरात हैं। गर्मियां जब जैसे भी कभी भी वेदर चेंज हो, लाइक सर्दियों से गर्मियां या गर्मियों से सर्दियां, इन दोनों वेदर्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम स्किन को फेस करनी पड़ती है वो होती है ड्राइनेस की। देखिए, और ड्राइनेस में जो हमें सबसे ज्यादा मसला होता है वो इचिंग का होता है। ड्राइनेस क्यों होती है? बिकॉज जब वेदर चेंज होता है उसमें से मॉइस्चराइजेशन खत्म हो जाती है, तो हमारी स्किन जो है वो ड्राइनेस का शिकार होती है। किसी को इचिंग का प्रॉब्लम होता है, किसी को एक्जिमा का इशू होना शुरू हो जाता है गर्मियों में, किसी को सोराइसिस वर्स हो जाता है, किसी को डर्मेटाइटिस वर्स हो जाता है। तो गर्मियों में जो सबसे ज्यादा एहतियात है, मैं सर्दियों में भी मोस्टली यही बताती हूँ कि आपकी जो स्किन केयर रूटीन है वो ये होनी चाहिए कि आपने मॉइस्चराइजेशन जरूर करनी है। जो भी मॉइस्चराइजेशन आप यूज करते हैं उसको कोशिश करें कि वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, वो मेडिकेटेड हो, और उसके फौरन बाद आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है। लेकिन सन ब्लॉक भी वो अप्लाई करना है जो आपकी स्किन के लिए सुइटेबल हो, यानी कि जो आपकी स्किन की टोन के मुताबिक हो। सो ये दो चीजें कंपल्सरी हैं किसी भी वेदर के लिए, इधर आप समर से विंटर में आ रहे हैं या फिर विंटर से समर में आ रहे हैं। तो ये दो एहतियात तो कंपल्सरी हैं आपके हर वेदर के लिए। उसके बाद आपने अपनी स्किन देखनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपने मॉइस्चराइजेशन ऑयली बेस्ड यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऐसा मॉइस्चराइजेशन यूज करनी है जो कि नॉन ऑयली हो। सो ये कुछ एहतियात हैं जो हमें गर्मियों के आने से पहले कर लेनी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक वाटर इनटेक का कितना रोल होता है? क्योंकि सर्दियों में तो हम बहुत कम पानी पी रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे जो स्किन डिजीजेस है वो भी आ जाती हैं, आपकी स्किन ड्राई भी हो जाती है। तो इस सारे टाइम के अंदर वाटर इनटेक का कितना मेजर रोल है? वाटर इनटेक देखिए हर वेदर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप सही कह रही हैं कि सर्दियों में क्योंकि हमारा ओवरऑल जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी स्किन में जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाती है, रिंकल्स बढ़ जाते हैं। हाइड्रेशन ना होने की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि एक्जिमा वर्स हो जाता है। तो वाटर इनटेक हर सीजन के लिए कंपल्सरी है, इधर वो गर्मियां हो या सर्दियां हो। गर्मियों में हम लोग वाटर इनटेक ज्यादा कर देते हैं, जैसे हम लोग जूसेस बहुत ले लेते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उस फॉर्म में भी ले रहे होते हैं। लेकिन सर्दियों में मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप पानी नहीं पी सकते तो कम से कम अपनी जो कॉफी है, जो आपकी चाय की रूटीन है, जो आपकी सूप पीने की रूटीन है, ये चीजें आपने जरूर एहतियातन करनी है। सो आपने वाटर इनटेक रहना है, आपने फ्रूट्स ले लेने हैं। फ्रूट से भी आपका काफी हद तक हाइड्रेशन लेवल मेंटेन हो जाता है। जैसे आजकल किन्नू बहुत आए हुए हैं और वो ना सिर्फ आपका विटामिन सी लेवल मेंटेन करते हैं बल्कि वो आपका हाइड्रेशन लेवल भी काफी हद तक मेंटेन कर देते हैं। तो पानी का इस्तेमाल हर मौसम में जरूरी है। सर्दियों में क्योंकि कम होता है तो उसमें हम ऑल्टरनेट यूज करते हैं, और गर्मियों में हमने पानी और उसके साथ जूसेस और डॉक्टर साहब चीजें वो यूज करते हैं। इस हवाले से बताई गई, जो अभी आपने डर्मेटाइटिस के बारे में बताया या आपने एक्जिमा वर्स के बारे में बताया, ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो हर सीजन में दिखाई देती हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी होती है जो जिनका वाटर इनटेक बिल्कुल ठीक होता है। मिसाल के तौर पर रनर्स जो होते हैं उनका वाटर इनटेक ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको स्किन पर ये पैचेस आ जाते हैं, कई शिन स्पॉट्स की तरह दिखाई देते हैं, शिन पर आपके नुमाया हो जाते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? देखें, जो डर्मेटाइटिस है बेसिकली ये स्किन का इन्फेक्शन होता है। इसके लिए अगर आप अपना हाइड्रेशन लेवल भी मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप एहतियात भी कर रहे हैं, तो जिन लोगों को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस का इशू होता है वेदर के चेंज होने के साथ वो वर्स हो जाता है। सो उन लोगों के लिए खास एहतियात ये होती है कि उन्होंने मॉइस्चराइजेशन जरूर करनी है। मॉइस्चराइजेशन पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपने इंटरनली अगर हाइड्रेशन मेंटेन की हुई है तो जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो आपकी स्किन पर इफेक्टेड होता है। तो बाहर के एटमॉस्फेयर से बचने के लिए अगर आप प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन, प्रॉपर सनब्लॉक यूज कर रहे हैं, आपको अगर डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा या इस तरह का कोई भी इशू है, तो आप 70% इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप और आपकी हाइड्रेशन इंटरनली मेंटेन है, जैसे आपने कहा कि पानी पी रहे हैं, रनर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम फिर भी होती है, तो वो बाहर से मॉइस्चराइजेशन कंप्लीट करें, अपनी प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन अप्लाई करें अपनी बॉडी के हर एक्सपोज पार्ट पर। जो भी सूरज को एक्सपोज होते हैं, जो भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं, सिर्फ फेस नहीं, आपकी नेक भी, आपके हाथ भी, आपके पाँव भी, जो जो पार्ट्स एक्सपोज होते हैं उन सबको प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें और उसके ऊपर एक सनब्लॉक का कोट लगाएं। 50+ SPF जो है उस सनब्लॉक का होना जरूरी है अगर आप किसी भी स्किन इशू को फेस कर रहे हैं तो। सो डर्मेटाइटिस के लोगों के लिए खास एहतियात है। ठीक है। और
डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हम आजकल सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हम देखते हैं कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर की स्किन किसी एक सीरम से या किसी एक क्रीम से बेहतर हो गई है तो हमें लगता है कि हमारी भी हो जाएगी और हम भी वही स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अक्सर उसके वर्स्ट किस्म के असरात भी बहुत सारे लोगों को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉमन है आजकल किसी की भी डिजीज़ को देखकर और वो मेडिकेशन फॉलो करना। आपके ख्याल में ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, अगर इसको परसेंटेज वाइज कहूँ तो ये 200% खतरनाक है डेफिनेटली, बिकॉज ज़रूरी नहीं है। पहले तो हम सिर्फ अपनी सहेलियों को देख के फॉलो करते थे कि हमारी फ्रेंड्स ये यूज़ करती हैं तो हम भी यूज़ कर लें, बट आजकल सोशल मीडिया ने इतना एडवांस कर दिया है कि अब हम किसी से नहीं पूछते, हम इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज़्यादा और ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मार्केट हो रही हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो प्लीज़ ये आप लोगों के प्लेटफॉर्म से मेरा एक मैसेज है तमाम सुनने वालों के लिए कि जो चीज आपको सूट करती है जरूरी नहीं वो मेरे लिए भी बनी हो, जो चीज मेरे लिए बनी है जरूरी नहीं है वो आपको भी सूट करे। इधर वो कोई मेडिकेशन हो, वो कोई सिरम हो, वो कोई क्रीम हो, वो कोई फेस वॉश हो, कोई मेडिसिन खाने वाली हो, बिकॉज ओवर द काउंटर पाकिस्तान में तो खैर ओवर द काउंटर का ट्रेंड ही नहीं है, पाकिस्तान में तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है। सो मेडिकल स्टोर्स पे जाके या इन्फ्लुएंसर्स के से इन्फ्लुएंस होके प्लीज कोई भी मेडिकेशन इधर वो सिरम फॉर्म में, क्योंकि सिरम्स का आजकल बहुत दौर है, बहुत उसकी हाइप्स क्रिएट है, तो हर चीज का सिरम लोग लगाते हैं, रेटिनॉल लगाएं, नायासिन लगाएं, सैलिसाइलिक लगाएं, तो प्लीज ऐसी कोई भी चीज बगैर अपनी स्किन के को जाने हुए आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोई भी खाने वाली मेडिकेशन आपने यूज नहीं करनी, ये मेरा खास मैसेज है। खाने वाली भी और लगाने वाली भी बिल्कुल ठीक, और बगैर डॉक्टर के मशवरे के। ये नहीं देखना कि यूट्यूब पे जाएं या कोई वीडियो देखें और वहां से अपने जो पसंद के इन्फ्लुएंसर से जो कि वो बताएं, क्योंकि आपको पता है कुछ स्किन पे हुआ है वो आपके साथ उल्टा भी हो सकता है, तो प्लीज आप मौजूद हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स बनकर बता रहे हैं आपको चीजें, और इवन वो प्लेटफॉर्म्स भी अब कोशिश कर रहे हैं कि उन पर गिरफ्त डाली जाए। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए, और डॉक्टर साहिबा ने इन डेप्थ बताया, हमने सरसरी बात नहीं की, इन डेप्थ आपको बताया कि स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को क्या चाहिए और मौसम बदलने के साथ आपको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में खुशामदीद, और टॉप ऑफ द आवर हम बात करेंगे क्रिकेट फीवर की एक बार फिर से, क्योंकि क्रिकेट की बात बार बार आएगी जब तक चैंपियंस ट्रॉफी चलती रहेगी। मेला सजा हुआ है जनाब, और इस मेले में हमारे खिलाड़ी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ पुरजोश हैं बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप का भी मुजाहरा कर रहे हैं। और अब एक नई वीडियो आई है और बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिलकर टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और बहुत वीडियो में आप फखर जमान को देख सकते हैं, शाहिन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, और जी बड़े जैसे अली ने कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लाइटर नोट क्रिकेट तो उन्होंने खेलनी है, तो वो टेबल टेनिस जो है वो खेल रहे हैं। आप देखिए ना कि कितना अच्छा तासुर जाता है कि आपके जो खिलाड़ी हैं जो मैदान में हरीफ के तौर पर आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको हरीफ दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा जो सजने के लिए तैयार है, बिल्कुल कुछ ही टाइम बाकी रह गया, और जिस तरह से इंटरनेशनल हमारे पास टीम्स आएंगी, प्लेयर्स आपस में बातचीत करेंगे, मिलेंगे, तो उससे बहुत सारी चीजें और भी बेहतर। ये फायदा होता है कि एक बड़ा इवेंट अगर पाकिस्तान में हो रहा हो तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, इन खिलाड़ियों से आपकी कुर्बतें भी बढ़ जाती हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जो माने जाने दुनिया में इनका नाम है, यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है, तो हमें भी मौका मिलता है उनको लाइव देखने का। स्क्रीन पर देख देख के थक गए, अब तो कुछ घंटे बाकी रह गए अली, अब हमारी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, वो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और शो में जरा आगे बढ़ते हैं। सियासत पर जरा बात कर लेते हैं जनाब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म होने के बाद सिपा सालार के नाम 3 खुले खतूत लिखने के बाद अब तहरीक इंसाफ ईद के बाद मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान ऑलरेडी कर चुकी है, और तहरीक इंसाफ इस हवाले से ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान भी कर चुकी है और मुलाकातें भी कर रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जंग जो है वो बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी ट्वीट में लिखा कि अलीमा बीबी के जरिए बानी का हुक्म मिला है कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से बोल रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। यूँ लग रहा है कि बानी PTI ने अपना वजन सलमान अकरम राजा के हक में डालते हुए फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत के हवाले से अपना जो फैसला है वो सुना दिया। और उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है, इब्तदा 26वीं तरमीम वापस लेने से होगी। अदलिया की आज़ादी के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक़ के लिए, हर जमहूरियत के लिए हर तक तहरीक इस
हाईकोर्ट बार से शुरू हुई है। इस 26वीं तरमीम के रोल बेक होने ही के साथ होगी। अगर किसी पार्लियामान का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है तो वो 26वीं तरमीम है। जिस तरीके से 26वीं तरमीम प्लेन हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पार्लियामान में पेश हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम में फैक्ट्स रखे गए, ये अदलिया पे नहीं, ये जमहूरियत के राह में भी बहुत बड़ी रुकावट है। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद है। बानी ने यह शिकवा किया है कि अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी की उनसे मुलाकात नहीं करवाएगी और ये सब कुछ एक शख्स के हुक्म पर किया जा रहा है जिसका मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना है। लेकिन मैं ये वाजे कर दूंगा कि ये जो मर्जी कर ले, मैं दबाव में नहीं आऊंगा और ना ही कोई डील करूंगा। उधर गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नारोवाल में जलसा आम से खिताब किया, ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल से खतूत पर खतूत लिखे जा रहे हैं, मुझे जेल से बाहर निकालो। एक तरफ बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जो मर्जी कर लें, मैं कोई डील नहीं करूंगा, जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई के खतूत का मकसद है कि मुझे जेल से बाहर निकालो। 2 साल पहले हर जगह से खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। किसी जमात ने नौजवान यूथ की रट लगाई हुई थी। मैं पूछती हूँ उन्होंने क्या दिया है नौजवानों को? अपने बच्चे लंदन में होते हैं और कौम के बच्चे जेलों में हैं। अपने बच्चों के हाथ में लंदन की टिकट्स दी और कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स और किलो वाले डंडे दिए। ये कौन सच्चा है, कौन पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सब शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब, आगाज में जरा मौक़िफ़ की बात कर लेते हैं। एक जानिब तो बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि किसी से डील नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा, और दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा ने कल जलसे में ये कहा है कि बानी पीटीआई के खतूत का जो मकसद है वो यही है कि उन्हें रिहाई दी जाए और वो डील करना चाहते हैं। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो खतूत से कभी रिहाई नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि डील से रिहाई हुई, और डील का लफ्ज कोई नया नहीं है। ये बहादुर शाह जफर पहले हुक्मरान थे, मुगलिया आखिरी मुगल बादशाह जिन्होंने डील की थी और रंगून चले गए। तब से लेके अब तक डील का लफ्ज जो है वो उसकी बाज़गश्त सुनाई देती है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो जो खत उनके वो लिख रहे हैं उसमें वो अपने बयानिए का और अपने ऊपर जो हो रहा है उसको तो वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो उन आसाबी तौर पे मजबूत हैं और एक तवील अरसा भी हो गया। उनके मुकदमात की जो फहरिस्त है वो भी तवील है और वो डट कर जेल का सामना कर रहे हैं। इसके में अगर पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी आज और कल, तो जो इस हिस्ट्री में बड़े सियासी रहनुमा थे जिन्होंने इस्तकामत के साथ जेल काटी, उसमें उनका नाम होगा। वहाँ बादशाह खान से फहरिस्त शुरू हो या मौलाना मौदूदी या जुल्फकार अली भुट्टो। लेकिन अगर अभी आपने तकरीर सुनाई मरियम के पापा की बात की जाए तो वो भी जेल में गए, लेकिन वो साल रहे, 2 साल रहे, और इस दौरान मैंने उनकी किसी पेशी पे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी। राइट। अच्छा। तो ताहिर साहब ये बताइएगा कि डील की बात तो एक जानिब है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने अभी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर वो बात कर रहे थे, उसको वापस लेने की बातें कर रहे थे। तो जहां पर पीटीआई के जो कारकुनान है, रहनुमा है, वो तितर बितर दिखाई देते हैं, वहीं पर हमें यहाँ एजेंडा भी स्कैटर्ड दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी ऐसी ईरान की रिहाई का मुतालबा हो रहा है, कभी जुडिशल कमीशन का मुतालबा हो रहा है, और कभी अब 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही, काफी खिचड़ी पकी हुई। इसमें यह है कि देखें, गवर्नमेंट ये समझती है कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, टाइम उनकी साइड पे है, उन्हें कोई उजलत नहीं है। उन्होंने वो इदारे जहां से मज़ामत हो सकती थी, जिसमें अदलिया है, मीडिया है, उनको ताबे कर लिया। एक परसेप्शन है कि ऐसे कवानीन आए हैं कि जिनके तहत तो उनकी जो बहुत सारे इख्तियारात हैं उनमें कमी वाक़या हुई है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, वो बानी पीटीआई हैं, वो ये चाहते हैं आगे रमजान की आमद है
कि जल्द ये इन चीज़ों का फैसला, और जहाँ तक आप कह रहे हैं यकीनन पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं और पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबंदी हैं, मुख्तलिफ बोली हैं, आवाज़ें हैं। उसकी क्यों एक उसकी वजह हमारी सियासत का अलमी है कि हम सियासी पार्टी मुनज़्ज़म शक्ल में तश्कील नहीं देते। हम फैन फॉलोइंग क्रिएट करते हैं, हम कल्ट को क्रिएट करते हैं, शख्सियत परस्ती के इज़हार में रहते हैं। तंजीम को ग्रास रूट लेवल से पे ऑर्गेनाइज ही नहीं किया जाता। ये यही मेन वजह है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल तो रवैया ऐसा ही लग रहा है कि भाई वो घर का बड़ा जब बाहर हो तो पीछे से उधम मचाया होता है, बाकी जो छोटे होते हैं उन्होंने जिस तरह से बानी जेल में है और ये बानी की रिहाई की बजाय अपने ओहदों के मामलात में उलझे हुए हैं, इन्होंने क्या फिर प्रोफेसर साहब टफ टाइम देना है हुकूमत को, इनके आपसी इख्तलाफात ही नहीं खत्म हो रहे। एक बात बहुत आपका अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि माशरे में तब्दीली का क्या दावा करेंगे, क्योंकि सियासी पार्टी एक इदारा होता है। कांग्रेस को आप देखें, आप डेमोक्रेट्स को देखें, रिपब्लिकन्स को देखें, आप जर्मनी में एसपीडी और सीडीयू को देखें, आप बरतानिया की सियासी जमातों को देखें, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, 1 सदी से ज्यादा गुजर चुका है वक्त। वो वहाँ अफराद और लीडरशिप आती है लेकिन पार्टी स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। यहाँ कायद आज़म की मुस्लिम लीग से लेके इमरान खान तक वो आवे ही आवे, जावे ही जावे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, नीचे कुछ नहीं है। इसलिए जब भी अफराद नागुज़ीर बना दिए जाते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग, वोट फॉलोइंग कल्ट बना दी जाती है, जब उन लोगों पे कड़ा वक्त आता है, जलावतन होते हैं, जेल में होते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, तो पीछे पार्टी बिखर जाती है। जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो कोई नया नहीं है, वो पीपल्स पार्टी पे भी हुआ है, वो नून लीग पे के साथ भी हुआ है, दीगर जमातों के साथ हुआ है। मसला ये कि तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक मिडिल क्लास सियासी पार्टी बनाने का, लेकिन वो अब अपने तजर्बात से गुजर रहे हैं। उन्हें शायद खुद भी नहीं पता कि सियासी पार्टी और जमहूरियत और आइन वो एक अवामी मकबूल बयानिए को ही सब कुछ समझते हैं, सोशल मीडिया को सब। तो अब ये उनका सीखने का अमल भी है। तीसरी बात ये कि जब तक इमरान खान साहब हैं वो कोई ऐसी डिवाइड भी नहीं। ये खबरें जो हैं ये ख्वाहिश के मुताबिक रोजाना अखबारों में और स्क्रीनों पे दिखाई जाती हैं इख्तिलाफात। तो जब तक वो हयात हैं, पार्टी इमरान खान है और इमरान खान पार्टी, जो वो कहेंगे उन्हीं का हुक्म होगा, उन्हीं का वोट होगा। जिसको टिकट देंगे उसको ही वर्कर वोट देंगे, जिसको नहीं देंगे उसको वर्कर कर लेंगे। बिल्कुल ताइसा पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट, आने जाने से फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और पार्टी जो है अफराद के इर्द गिर्द घूम रही है, इनफरादी तौर पर चलाई जाती है और जैसे ही हेड गायब होता है पार्टी भी आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स अब मौजूद हैं जो काफी देर से पार्टी चल रही है, जैसे मुस्लिम लीग नून है, जैसा पीपल्स पार्टी, आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, चेयरमैन भी बदल रहे हैं और क़यादतें भी बदल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको इन पार्टीज में दिखाई देता है कि आपको लगता है ये जमहूरियत की जो एवोल्यूशन है उसकी वजह से इन पार्टीज में स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा है, या फिर इन पार्टीज की कोई और वजह है, इनको समझ में आ गई है कि गेम क्या है? इनकी कोई स्ट्रक्चर मुझे दिखाई नहीं देता। जो स्ट्रक्चर इनका खड़ा है वो जाती उमरा के अंदर खड़ा है स्ट्रक्चर, वो बिलावल हाउस, जरदारी हाउस के तहत खड़ा है। अगर मुझे तंजीमी तौर पे स्ट्रक्चर नजर आता है तो वो किसी वक्त MKM का था कि उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की ग्रास लेवल पे, जमात इस्लामी का था और जमात इस्लामी का आज भी है। ये पार्टियां जो हैं ये डायनेस्टिक मॉडल्स में हैं और इनका इवन आप हैरान होंगे कि मुस्लिम लीग नून का कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ही नहीं है इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, यहाँ उनका कोई नहीं है। और जब उनको कोई फाइल का पेट भरना होता है तो वो कोई फार्म हाउस किराए पे लेके इजलास कर लेते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि पार्टी के अंदर ना ये लोग किसी से मिलते हैं और इनके यहाँ जो यंग की आदत है, खुरम दस्तगीर हैं, आबिद शेर अली हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, वो 55 प्लस हैं। ये यंग लीडरशिप है नून लीग की कि जो अचकन शेरवानी पहनने वाले में टी एंड अबव हैं। पीपल्स पार्टी का भी ये मामला है, वो चंद अफराद हैं, ग्रोह हैं, शख्सियात हैं और पार्टी क्या है कि वो पूछेंगे अच्छा फैसलाबाद में हमारा ये बंदा है, हफ्जाबाद में ये, मुल्तान में ये। आपको कोई पार्टी स्ट्रक्चर इस तरह शक्ल इनके विंग्स हों, जो मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी का अपना आइन है, उसके तहत जो तंजीमें होनी चाहिए वो तंजीमें गैर फाल हैं और तंजीमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है,
तो पर्सन साहब, जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो जितने भी पुराने लोग हैं वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नए लोगों ने, यानी वकला ने बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक कर लिया है और वकला ही तहरीक चलाने का भी कह रहे हैं, और जिस तरह से टेक ओवर किया हुआ है वकला की जानिब से, ये कहा जा रहा है उनकी अपनी क़यादत की जानिब से। आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये सब लोग इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ ऐसी एफर्ट्स करेंगे जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा हो, ख़ासतौर पर बानी PTI की रिहाई के लिए कोई इकदाम उठाए जाएँ? देखिए, इस वक्त जो क्राइसिस है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, सर्वाइवल का है, तो वकीलों की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि आप देखें 300 के करीब मुकदमात हैं और न सिर्फ टॉप लीडरशिप पे हैं, आम पॉलिटिकल वर्कर्स पे, सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप पे। तो पार्टी स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं कि आप कितने सारे वकीलों को एंगेज कर सकें। आपकी जो लीगल टीम होती है पार्टी की, उसको फिर आप एंगेज करते हैं और फिर जब आप इक़्तिदार में आते हैं या सेनेट की टिकटें होती हैं तो वहाँ दी जाती। ये आप देख लें, आज़म नज़ीर तारड़ हैं और इसी तरह नून लीग के साथ हो रहे, आज वो लॉ मिनिस्टर हैं। जरदारी साहब के बड़ी अच्छी लीगल टीम थी, वो सारी लीगल टीम जो है वो इसी तरह वो फिर कंपेंसेट हुए। आज इमरान खान साहब के साथ जो वकील, और वकीलों को कुछ एडवांटेज भी होते हैं, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन को खत्म नहीं किया जा सकता, वो मीडिया पे या अदालत के बाहर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर किसी वकील को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील को मावराए आइन और कानून अरेस्ट किया जाएगा तो फिर अदलिया से एक रिस्पॉन्स आता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिर यहाँ गैर मामूली हालात रहे। जब यहाँ इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी तो नेहरू, गांधी और कायद आज़म ये सब वकील थे। अब इंडिया में देखें कि इंडिया में जमहूरियत तमाम तजादात के बावजूद वो फंक्शन कर रही, तो वकील पीछे हो गए, लीडरशिप आ गया। जब हम इस सियासी बहरान से निकलेंगे तो फिर हमारे पास वकील पीछे होंगे। अभी तो एक डेडलॉक है, बहरान है और सर्वाइवल के इशूज हैं, तो इसमें हमें वकील आगे नजर आए। बिल्कुल ठीक है, वकील हमें आगे नजर आ रहे हैं। और PTI में क्योंकि इस वक्त 300 से ज़ायद मुकदमात बानी PTI दीगर असीरान पर हैं, तो उनसे डील करने के लिए जारी बात है कि ऐसी कोई क़यादत चाहिए जो दोनों तरफ डील कर सके, सियासी महाज भी संभाल सके और अदालती महाज भी संभाल सके। अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक और खबर शेयर करते हैं। हमारी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का जो कैंप मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में जो लग चुका है, इस कैंप में पाकिस्तान भर से 167 नौजवान फुटबॉलर शरीक हैं, जिन्हें मुल्क के 27 शहरों में मुनक़दा ट्रायल्स के बाद मुंतखब किया गया है, जिनमें सवात, कोयटा, कश्मीर और कराची जैसे दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं, जहां इन खिलाड़ियों को मुकम्मल रिहाइश, 3 वक्त का खाना भी फराहम किया जा रहा है ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो अपनी सलाहियतों को निखारने पर मरकूज करें। कैंप में खिलाड़ियों को आलमी मयार की तरबियत, स्काउटिंग और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। हमेशा से ऐसा ही होता है। इस कैंप का मकसद जो है, नौजवान खिलाड़ियों को आइंदा नॉर्वे कप और स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप अमेरिका जैसी आलमी सतह की नुमाइंदगी के लिए तैयार करना है, ताकि ये खिलाड़ी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के टैलेंट को भी उजागर कर सके। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने हमेशा नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है और दीगर खेलों की तरह फुटबॉल के मैदान में कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ये कोशिशों का हिस्सा है जी। हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे अपनी जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम है उनको भी, जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग जो लोग करवा रहे हैं उनको भी। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपका ही मजा आएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब शामिल करेंगे सेगमेंट सफ़र है शर, जिसमें वकार अहमद मलिक एक ऐसे नौजवान के बारे में हमें बता रहे हैं जिन्होंने बगैर किसी प्लानिंग के हुंजा से कराची पर बाइसिकल पर सफ़र करके अपने आप को भी हैरत में मुब्तला कर दिया और हम सबको भी। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सफ़र की रुदाद आपको सुनानी है, बल्कि आपको ये बताना है कि सफ़र इस तरीके से भी किया जा सकता है। एक नौजवान है लियाकत, ये उसकी कहानी है। और लियाकत जो है, इनका ताल्लुक हुंजा से है। एक सुबह बीदार होते हैं हुंजा में और अचानक इनके ज़हन में आता है कि क्यों ना बाईसाइकिल पर मैं गिलगित चला जाऊँ। इन्होंने वैसे गिलगित जाना था रूटीन में, लेकिन गाड़ी के बजाय इन्होंने बाईसाइकिल पर जाने का ऐसे ही इनके ज़हन में ख्याल आया। और कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, किसी तरह की कोई टायर, ट्यूब, पंक्चर किट, कोई तैयारी नहीं है। और ये सुबह उठते हैं और ये गिलगित चले जाते हैं। और ये इनका प्रोग्राम उस वक्त तक गिलगित तक जाने का ही था। लेकिन जब ये गिलगित पहुंचते हैं तो इनके जहन में एक और ख्याल आता है, और वो ख्याल ये आता है कि बाईसाइकिल को लेके एक गाड़ी पे और फिर ये रावलपिंडी आ जाते हैं।
रावलपिंडी में ये बाईसाइकिल इसी तरह चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक भी कोई मनसूबाबंदी नहीं है, ना इन्होंने कोई अलग से कोई टायर ट्यूब्स या पंक्चर किट किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया, बस रावलपिंडी में बाईसाइकिल चलाना शुरू कर दी। रावलपिंडी से लेकर दीना तक चलाई और दीना में रात को कैंप किया। उससे अगले दिन फिर साइकिल चलाना शुरू की, गुजरांवाला आए, गुजरांवाला में कैंप किया, फिर उससे अगले दिन लाहौर आए। फिर इनका सफ़र इस तरह कंटिन्यू रहा और इस तरह जारी। ये फिर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए, जीटी रोड से होते हुए फिर आगे ये सक्खर और उसके बाद ये कराची पहुंचते हैं। और ये इनका कोई 20 दिन का ट्रैवल था और 20 दिनों में ये कराची पहुंच गया। अब ये देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि एक बंदा जो है वो बग़ैर किसी मनसूबाबंदी के उठता है, गिलगित चला जाता है और गिलगित में ज़हन में सिर्फ एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं बाईसाइकिल को पिंडी तक ले जाऊं और पिंडी के बाद कराची तक मैं बाईसाइकिल चलाऊं और मेरा जो मकसद है वो सिर्फ एक हो कि समंदर के पानी में जाके तो जो टायर है उसको डबोऊं और ये बस मेरी ख्वाहिश है जो पूरी हो जाएगी। अच्छा, इस तरह का जो सफ़र होता है जो बग़ैर मनसूबाबंदी के होता है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज़बरदस्त हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि सरप्राइजेज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपका दिमाग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं होता क्योंकि आपने मनसूबाबंदी नहीं की होती और अचानक जो कुछ भी हो रहा होता है उसके अंदर एक न्यूनेस होती है, उसके अंदर एक ताजगी होती है, उसके अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होते हैं और वो आपको बहुत सरप्राइज करते हैं। यानी अगर आपने हिज़ उठाना है, अगर आपने लुत्फ़ उठाना है, अपने आप को सरप्राइज देना है, तो इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप बजाय इसके कि सफ़र की एक तवील मनसूबाबंदी और उसमें पड़ें, आप कभी कभी अपने आप को इस तरह के सरप्राइजेस दिया करें। ऐसे सरप्राइजेस कि आप खुद उन सरप्राइजेस से हैरान हो जाएं कि मतलब ये मैंने किया क्या है। लियाकत ने बिल्कुल इसी तरह किया। बाकी ये है कि जो मनसूबाबंदी है उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। मनसूबाबंदी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप लगातार मनसूबाबंदी और उसकी जुज़ियात को बार बार डिस्कस करके अपने एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ बढ़ा देते हैं बल्कि कुछ एक्सपेक्टेशंस कायम कर लेते हैं और वो काफ़ी हद तक क्योंकि आपने बार बार जुज़ियात निगारी की होती है, यानी बहुत ही जुज़ियाती अंदाज से आपने उसकी मनसूबाबंदी की होती है, तो जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक वैसी ही होती हैं, लेकिन उनमें जो सरप्राइजिंग का या जो हैरान कर देने वाला एलिमेंट है, आंसर है, वो कम हो जाता है और उसके अंदर वो वाले सरप्राइज नहीं होते जो अचानक आप सफ़र इख्तियार करते हैं। तो मनसूबाबंदी वाला जो सफ़र होता है वो अपनी जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये वाला जो सफ़र होता है इसकी अपनी मज़ा है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ हो रही है कि बहुत सारे जो हमारे पास कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो बाईसाइकिल्स के हवाले से आ रही हैं और ये बाईसाइकिल्स का ये जो सफ़र है 2500 किलोमीटर, ये अब काफ़ी नौजवान जो हैं ये कर रहे हैं और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है क्योंकि बाईसाइकिल का जितना ज़्यादा फ़रोग होगा, अब तो जो बड़े शहर हैं उनके अंदर ट्रैक्स बनना, जो हमारा बड़ा पुराना मुतालबा था कि बाईसाइकिल्स का ट्रैक होने चाहिए, तो वो ट्रैक्स बन रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है क्योंकि इसका ना सिर्फ जिस्मानी सेहत के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है बल्कि उतना ही बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो नफ्सियाती सेहत के साथ है। आपकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो रश है वो कम हो सकता है क्योंकि जब लोग बाईसाइकिल्स की तरफ आएंगे, इस कल्चर की तरफ आएंगे, तो इससे उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत बेहतर होगी। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बड़े शहरों में एक जम्मे गफ़ीर, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो बाईसाइकिल चलाना चाहती है, वो अपने दफ्तर से घर बाईसाइकिल पे आना चाहती है, लेकिन मसला ये है कि मौक़े नहीं है और जिस तरह की ट्रैफिक है उसमें ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। लेकिन अगर वो ट्रैक्स हों तो बहुत सारे नौजवान जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाईसाइकिल पे आना जाना पसंद करें। इसी तरह ये जो लियाकत जिस तरह लियाकत ने किया है, ये वो नौजवान है या जिस तरह पालवा साहब हैं, जिस तरह आमिर से आपकी मैंने मुलाकात कराई थी, इस तमाम वो जो बाईसाइकिलिस्ट्स हैं ये एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि ये जो फासलों का एक खौफ होता है हमारे जहन में, गाड़ियों में सफ़र कर करके हमारे जहन में ये एक खौफ बैठ जाता है कि फासले बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सिर्फ गाड़ियाँ ही कर सकती हैं या मोटरसाइकिल कर सकता है, लेकिन ये फासलों का खौफ जो है ये वाले जो नौजवान हैं ये तोड़ रहे हैं और ये जितना टूटेंगे उतना नौजवान जो है वो बाईसाइकिल्स पे जाएंगे। मेरा इंटरेस्ट क्यों है कि नौजवान ज़्यादा बाईसाइकिल्स पे जाएँ, ताकि उनकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो और वो चैनलाइज हो, बजाय इसके कि वो वन व्हीलिंग करते रहें, वो इस तरह के काम करते रहें, इस तरह की हरकतें करते रहें। और स्पेशली पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ड्रग्स के हवाले से है, मंशियात के हवाले से है। इन तमाम चीज़ों का जो तोड़ है
वो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की सरगर्मियाँ हैं, इस तरह की सरगर्मियों को ना सिर्फ फ़रोग़ दीजिए, ख़ुद इन सरगर्मियों का हिस्सा बनिए, बल्कि सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को शेयर कीजिए, ये पॉजिटिविटी को शेयर कीजिए और इससे मस्बत जो रुझानात हैं उनमें इजाफा होगा और नौजवान जो हैं वो किसी तामीरी सरगर्मी में लगेंगे, उनको एक मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाएगा और ये मानवीयत जो है बाईसाइकिल पे मुख्तलिफ सफ़र करने और इस तरह की जो है कोपैमाई और इस तरह के जितने भी ये मस्बत एक मानवियत के अंदर आते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी को एक अच्छी मानवियत मिलेगी। इस तरह की सरगर्मियों को ज़रूर फ़रोग़ दीजिए। देखते रहिए सफ़र है शर्त। वेलकम बैक जनाब। अब मुलाकात का वक्त है और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सऊदी अरब में पैदा होने वाले पाकिस्तानी निजात प्रोफेशनल रेसलर अतर जाहिद से, जिन्होंने भारतीय रेसलर सिंघम दुबे को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। 29 साल अतर जाहिद WWE के जो सुपरस्टार हैं कैलिस्टो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने वाले वाहिद पाकिस्तानी रेसलर हैं और रेसलिंग के रिंग में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। मजीद अभी हमारे साथ वो मौजूद है, हमारे चैंपियन रेसलर अतर जाहिद। उन्हीं से ही बात कर लेते हैं जो कि धोबी पिछाड़ के भी माहिर हैं। अतर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो भाई धोबी पिछाड़ के आप माहिर हैं, चैंपियनशिप जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे लिए और पूरी पाकिस्तान अवाम के लिए, क्योंकि जो मेरी विक्ट्री है मैंने पूरी पाकिस्तान नेशन को डेडिकेट किया है। तो जो मेरी फीलिंग है वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और ये नेपाल में मैच था और नेपाल में जो क्राउड था वो सारा इंडियन टीम की चैटिंग हो रही थी। मेरी स्पोर्ट में कोई भी नहीं था, मैं अकेला पाकिस्तानी था वहां पे। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो अतर, प्रोफेशनल रेसलर बनने का कैसे ख्याल आया आपको? बेसिकली बचपन से ही हमारे घर में रेसलिंग लगती होती थी, तो वो टीवी में ही, तो मेरे फादर रेसलिंग देखते थे, तो वहां से मुझे भी देख देख के शौक हो गया। तो मुझे ऐसे था, मुझे रेसलिंग के अलावा कोई बात मेरे माइंड में आती ही नहीं थी। तो मुझे इतना क्रेज था रेसलिंग का, मैंने कहा मुझे बस यही करना है। तो फिर प्रोफेशनली मैंने इसकी ट्रेनिंग ली 2018 में। तो वहीं से फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ और आप सबको प्राउड कर रहा हूँ। अच्छा, तो अजहर, जिस तरह से आपने कहा कि शौक बचपन से था, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने से पहले फिर कहीं घर में बहन भाइयों के साथ तो नहीं ट्रेनिंग करते थे आप? बिल्कुल ऐसे ही था। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी बस 2 बहनें ही हैं। तो उन्हीं पे ये सारा कुछ शुरू हुआ। तो जो भी मेरे मूव्स थे मैं उन्हीं पे ट्राई करता था बचपन में। तो घर से काफी डांट पड़ती थी कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या है। तो लेकिन फिर भी मैं उन्हीं पे ट्राई किया था। तो घर से ही सारा शुरू हुआ था बहनों के। राइट, तो आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग किससे ली है और आपका पसंदीदा रेसलर कौन है? ट्रेनिंग मैंने WWE के रेसलर हैं कैलिस्टो, उनसे ली है। वो अमेरिकन ट्रेनर है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है। उन्होंने सारा मुझे गाइड किया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। तो मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और मेरे जो फेवरेट है ऑल टाइम वो शॉन माइकल हैं। उन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ और उनका जो स्टाइल था, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और जो भी था मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। तो आज भी मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन लेता हूँ, शॉन माइकल। जबरदस्त। अच्छा, वैसे WWE के जो रेसलर हैं उनकी तो बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करते हैं जिस तरह की, और इतने हैवी मसल्स होते हैं। आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं और कोई प्रोटीन शेक वगैरह भी लेते हैं आप उसके साथ? बिल्कुल, जो हमारे सप्लीमेंट्स काफी यूज होते हैं, सिर्फ प्रोटीन ही, और भी काफी चीजें हैं। क्रिएटिन है, अमीनोज है, BCAA है, फिश ऑयल है, मल्टीविटामिन्स है। ये सारी चीजों की हमें नीड होती है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। क्योंकि रिकवरी के लिए हम ये नहीं लेंगे तो हमें ये चाहिए होता है। क्योंकि या तो ये होता है कि आप अपनी डाइट से चीजें कंज्यूम करें, और अगर आप इतनी डाइट से नहीं ले सकते तो आपको फिर सप्लीमेंट में जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें सऊदी अरब में तो अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो अवेलेबल नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि वो ओरिजिनल है। तो ये सारी सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं सऊदीया में, तो हमारी ट्रेनिंग में काफी हेल्प करते हैं हमें। कितना जरूरी होता है रिकवर करना? क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट जो है वो आपकी रिकवरी में मदद करती है, इसके साथ आराम आपको मदद करता है, लेकिन क्या ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये ट्रेनिंग की जो कमी है उसको पूरा कर पाते हैं? क्योंकि अगर आपकी डाइट में कोई कमी हो तो वो सप्लीमेंट से पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग में कमी हो तो क्या वो पूरी हो सकती है सप्लीमेंट से? नहीं, जो मेन आपका जो चीज है वो तो डाइट ही है। आपको पहले अपनी डाइट का ही ख्याल रखना पड़ता है। जो मेरे मैक्रोज है वो तो मेरे 350 प्रोटीन, 350 कार्ब्स और 50 ग्राम फैट होता है। तो ये तो होता ही होता है। फिर उसके बाद हम सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं जो एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग की, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। तो हमारी बॉडी डाइट से उतना वो नहीं कर पाती, तो हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो पहले हम डाइट अपनी कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं।
तो डाइट मेरी चिकन ब्रेस्ट होता है, बीफ होता है, मटन होता है, फिश होता है, कार्ब्स में राइस है, ओटमील है, हेल्दी फैट में ऑलिव ऑयल है, आलमंड्स है, नट्स है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जो बैलेंस डाइट है बेसिकली हमारी। यानी डाइट और सप्लीमेंट साइड बाय साइड है, एक दूसरे की कमी को ये पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर पाकिस्तानियों में रेसलिंग देखने का तो रुझान है बहुत ज़्यादा, और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेलने का रुझान भी पैदा हो रहा है, तो ये रुझान जो है वो कैसे पैदा हुआ है? बेसिकली ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा है कि लोगों को शौक तो होता है लेकिन वो करने का यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसके लिए भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी यंग एथलीट्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिले जाके आगे वो रेसलिंग में जितना ज्यादा उनको शौक है वो सिर्फ शौक देखे ना, वो एक्चुअल में जिए शौक को। तो उस पर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना तो गवर्नमेंट की तरफ से इस गेम को इतना सपोर्ट किया जा रहा है, ना कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स है। लेकिन अगर आप देखें तो WWE की व्यूअरशिप क्रिकेट से ज्यादा है। तो आपको भी जैसे मैंने आपको बताया कि घर में ही रेसलिंग शुरू हुई, बच्चा तो गली में बाद में जाता है क्रिकेट खेलने, पहले वो घर में अपने भाई बहनों के साथ ही रेसलिंग शुरू करता है। तो यहाँ पे व्यूअरशिप बहुत है। अभी मेरी इसमें वर्किंग जारी है, मेरी मीटिंग्स भी हो रही है गवर्नमेंट ऑफिशियल से इस बारे में। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह होपफुली जल्दी आप सबको गुड न्यूज मिलेगी। राइट तो अतर ये बताइएगा कि जो लोग अब प्रोफेशनली रेसलिंग को परस्यू करना चाहते हैं, जो इसमें शिरकत करना चाहते हैं, खुद भी रेसलर बनना चाहते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैसेज ये कि जो भी आप कर रहे हैं वो पूरे दिल से करें, सच्ची नीयत से करें। और भले वो रेसलिंग ना भी हो, जो भी आपका पैशन है उसको छोड़े ना, आप करते रहें बिना ये सोचे कि मेरे से होगा नहीं होगा। आप इसमें अपनी फील्ड में आ गए हैं और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, तो अल्लाह आपको जरूर कामयाबी देगा। और आपको अपने काम में डूबना आना चाहिए। आपकी जो भी गोल्स है, आपके जो भी विजन है, आपको हर टाइम सोते उठते जागते अपना विजन नजर आना चाहिए, तो कामयाबी आपकी होगी। ओके जी, जबरदस्त जी। भारतीय रेसलर को हराने वाले हमारे अतर, हमारे चैंपियन हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी और बड़ा खूबसूरत सा मैसेज इन दी एंड वो देकर गए हैं। फॉलो जरूर कीजिएगा, जो भी पैशन हो उसे दिल से फॉलो करें तो जनाब आपको अपनी मंजिल मिल ही जाती है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, इसमें बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुनाकिद होने वाली नवी बियॉन्ड द यूथ कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कॉन्फ्रेंस 22 और 23 फरवरी को ऐवान इकबाल लाहौर में मुनाकिद होने जा रही है और कॉन्फ्रेंस पॉलिसी साजों, नौजवान रहनुमाओं और समाजी तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इकट्ठा करेगी ताकि पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल की तश्कील पर तबादला ख्याल किया जा सके। और कॉन्फ्रेंस में कानून, टेक्नोलॉजी, सेहत, मीडिया, पॉलिसिंग, माहौलियाती तब्दीली और ई स्पोर्ट्स के हवाले से खुसूसी तरबियत दी जाएगी। और कॉन्फ्रेंस में किताब मेला, जॉब फेयर, एजुकेशन एक्सपो और करियर काउंसलिंग सेशंस भी शामिल हैं। और मजीद नौजवानों के लिए कॉन्फ्रेंस कितनी अहम है और इसमें क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमने बात करी। हमारी के इम्तिसाल अवान हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं यूथ जनरल असेंबली की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तिसाल, सबसे पहले ये बताइएगा, 9th एडिशन है, कितनी कामयाबी से ये तवातर से होता चला आ रहा है? 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो आपको क्या लग रहा है जो अहदाफ हैं वो कितनी कामयाबी से आप अचीव करते चले जा रहे हैं? जी, हम यूथ जनरल असम्बली के बैनर के अंडर बियॉन्ड द यूथ कॉन्फ्रेंस पिछले 8 सालों से करवा रहे हैं और इस बार इसका 9th एडिशन होने जा रहा है। पहले भी हम नौजवानों का, इसका मकसद नौजवानों को एक इंटर जनरेशनल गैप जो आ रहा है अपने पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करने में, उसको ख़त्म करना है ताकि वो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकें हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स और पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स के साथ। बियॉन्ड द यूथ इस बार हमने एक मेगा स्केल पे हम ये इस इवेंट को करवाने जा रहे हैं। इसमें मज़ीद हमने बेहतरी लाई है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस है जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूँ बीइंग अ वुमेन, तो हम इसमें वुमेन पेविलियन करवा रहे हैं वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जो पंजाब का है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में। और ये ओवरऑल कॉन्फ्रेंस जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन में हम करवा रहे हैं, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकेगी यूथ की। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें हम ना सिर्फ नौजवानों को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये नौजवान जो है वो एज एन ऑडियंस आके बैठे, बल्कि हम चाहते हैं कि वो एक्टिव इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी तजावीज़ जो हैं वो मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटेरियंस तक पहुँचा सकें। और ऐसा होगा कि पॉलिसीज और रिकमेंडेशंस जो हैं वो मिनिस्टर्स तक पहुंचाई जाएंगी। इसका पर्पस ये है, इस कॉन्फ्रेंस का क्या पर्पस है ये? जी बिल्कुल, इसका पर्पस यही है। हमारा इसमें एक सेगमेंट है पार्लियामेंट्री सेशन का, जिसको खुद स्पीकर पंजाब असेंबली इसको चेयर करेंगे, जिसमें हमारे नौजवान जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे उनसे और एक गिवन टॉपिक पे जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे स्पीकर पंजाब असेंबली के साथ। बिल्कुल, तो इम्तिसाल, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि पॉलिसी साजी में भी जो है यूथ को शामिल किया जाए, उनकी रिकमेंडेशंस को शामिल किया जाए। लेकिन
आप कितना समझती हैं कि ये कारगर साबित हो रहा है पिछले सालों से, और आने वाले सालों में मजीद कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि चेंज हमें पता है कि एकदम से नहीं आता, ओवर द नाइट नहीं आता, थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी आपको कहाँ लगता है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं पॉलिसी साजी में यूथ की रिकमेंडेशंस को कंसीडर करने के लिए? क्योंकि इस वक्त शायद हमारे पॉलिसी साज नहीं जानते कि यूथ को किन चैलेंजेस का सामना है। जी बिल्कुल, हम जैसे कि यूथ जनरल असम्बली हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि 2015 में जिसका इनकाद किया गया। हमारे फाउंडर मिस्टर फ़ाहद शहबाज ने इसकी बुनियाद रखी बतौर तालिबे इल्म, जबकि वो खुद 18 साल के थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो उनको एक कमी महसूस हुई कि जिस तरह हमारी यूथ जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाती, एक जिस तरह मैंने बताया कि इंटर जनरेशनल गैप आ रहा होता है, उसको कवर करने के लिए तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की जो खुद से हम सेमिनार्स कंडक्ट करवा सके जहाँ पे यूथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल हमारे पास, हम अगर पिछले कुछ 5-10 सालों में देखें तो यूथ की उस तरह से पार्टिसिपेशन और यूथ की अवेयरनेस पे उस तरह से काम नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत सारे इदारे, ना सिर्फ यूथ जनरल असम्बली बल्कि बहुत दीगर इदारे भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए। बिकॉज यूथ के मसाइल को मेरा ख्याल है स्पेशली यूथ ही कैटर कर सकती है, और जो पॉलिसी यूथ बना सकती है, जो पोटेंशियल हम यंग नौजवानों में है टू मैनेज एवरीथिंग एट द सेम टाइम, तो ये पोटेंशियल यूथ में बिल्कुल नजर आ रहा है और हम इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में यूथ की एक्टिवेशन भी देखेंगे। अच्छा इम्तिसाल, जिस तरह से आपने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को प्लेटफॉर्म ये मुहैया किया गया है जिसमें वो पॉलिसी मेकिंग और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और जो डिस्कशंस होंगी, क्या ये ओपन और डिस्कशंस होंगी या फिर इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन पहले से करवानी पड़ेगी? आई मीन कि कोई भी नौजवान किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन टू ऑल है, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, ये ओपन है जनरल पब्लिक के लिए और यूथ के लिए। इस पर हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत 16 यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑल अराउंड द पाकिस्तान जो है इसमें डेलीगेट्स आने वाले यूनिवर्सिटीज़ के जो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। इसके रजिस्टर करने के लिए हमारी यूथ जनरल असम्बली की साइट पे भी जाके आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और यू कैन जॉइन अस। तो हाउ डू यू चूज कि किन टॉपिक्स पर बात होनी है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है पूरे साल में आपको इस एक कॉन्फ्रेंस के लिए? ये एक कॉन्फ्रेंस बिकॉज मैंने आपको बताया कि एक मेगा स्केल पे इस बार तो हम इवेंट करवा रहे हैं। तकरीबन 3-4 महीने इसकी पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो गेस्ट्स आते हैं वो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, बिकॉज वी मेक श्योर कि जो यूथ है वो डायरेक्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उन तक अपनी रिकमेंडेशंस पहुंचा सकें, उनको अपनी तजावीज़ पेश कर सकें। इसी तरह यूथ जनरल असम्बली जो है वो इस बार अपनी शैडो कैबिनेट प्रोजेक्ट के थ्रू, शैडो कैबिनेट पाकिस्तान में पहली बार यूथ जनरल असम्बली ने लॉन्च करवाई, उसके तहत जो कानून साज इदारे हैं उन तक अपनी तजावीज़ पहुंचाती है। इस बार हमारे पास की नोट स्पीचेस हैं, हमारे पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है, 1122 के साथ मिलकर हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पैनल डिस्कशंस भी हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे हमारे एक्सपर्ट्स आकर बैठेंगे और ना सिर्फ वो खुद बात करेंगे बल्कि यूथ से भी सवालात इस पे हम ले सकते हैं। तो ये एक मेगा स्केल का इवेंट है। तो इस बार के दीगर कौन-कौन से सेशंस होंगे इस बार के एडिशन में? जी बिल्कुल, इसमें जो एडिशनल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है वो टेक जोन करवाया, बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम PITB के साथ मिलकर स्टार्टअप ओलंपियाड्स को करवा रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप कल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। और इसको हम कल इसका हम इफ्तिताह कर चुके हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से जितने ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसका फाइनल जो है वो हम बियॉन्ड द यूथ कॉन्फ्रेंस को 22 और 23 फरवरी को ईवान इकबाल पे करेंगे। इसके अलावा नेशनल यूथ अवार्ड्स भी दे रहे हैं हम, जो पूरे पाकिस्तान से 20 जॉब फेयर्स भी हैं। जी बिल्कुल, जॉब फेयर्स भी हैं, करियर कंसल्टेंसी भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर का हमारा सेक्शन होगा। और इसके अलावा लीगल एडवाइस भी हम दे रहे हैं लीगल एड सेंटर के थ्रू, जिसमें मुफ्त लाहौर की जितनी भी आवाम है वो आके अपने लीगल एडवाइस ले सकती है, अपने मसाइल पर। लीगल एडवाइस ले सकती है, रिकमेंडेशंस दे सकती है। यूथ को आपने एंगेज किया है, बहुत शुक्रिया इम्तिसाल हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि इम्तिसाल की आमदगी से आया है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जो यूथ जनरल असम्बली है वो भी शामिल है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जितने भी हों कम हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद इस तरह के इवेंट्स जिनमें सेशंस हो, पैनल डिस्कशंस हो, उतनी सूदमंद साबित
साबित नहीं होती, वो बिल्कुल सूदमंद साबित होती है, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मुहैया कर दी जाती है जहां पर आप वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, और वो एक इम्पैक्ट रखती है आपके माइंड पर, उससे चीजें तब्दील होती हुई दिखाई देती है। आप अपने घर के काउच से तो तब्दीली नहीं ला सकते हैं। तो इम्तिसाल जैसे कि अभी स्टूडियोज में मौजूद हैं, ये तब्दीली वो लेकर आ रही हैं, उनका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, और जाते जाते एक रिमाइंडर आपको दे दूं, याद है ना मैच है जनाब हमारा, और आपने टाइम से पहले पहुंच जाना है, स्टेडियम को खचाखच भर देना है कराची वालों, शिकवे दूर कर देने आज आपने सारे, और चीजें जो मैंने बताई थी कि आपने साथ नहीं लेकर जानी, वो आपको ये जहन में रखनी है। आप अपने पावर बैंक्स, अपने एयरपोर्ट्स, अपनी हैंड्स फ्री घर छोड़कर ही जाइएगा किसी किस्म के मसले से बचने के लिए। और आज मैच के लिए जैसे मैं एक्साइटेड हूँ, आप सब भी डेफिनेटली एक्साइटेड होंगे। देखते हैं कल डिस्कस करेंगे कि क्या परफॉर्म किया हमारी टीम ने। अभी हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।